उन लोगों का मुंह बंद करने के लिए जो कहते हैं कि इसमें क्या हो गया, इसमें मोदी की उपलब्धि क्या है, और हो गया चांद पे पहुंच गए, अब कितने दिन तक गाना गाते रहोगे। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर, जब जानकारी बताऊं व्यूअर्स को, जब एक शो मैंने किया था, सवेरे सवेरे प्रधानमंत्री सीधे बेंगलुरु पहुंच रहे हैं, इसरो। ये पीड़ा भी उन सबकी है, लेकिन दुनिया की मीडिया क्या कह रही है पहले उससे शुरू करते हैं, तब चीजों को हम समझेंगे सर। South Pole. India has become the first nation to successfully land a spacecraft near the South Pole of the Moon. The country's PM Narendra Modi has praised the achievement, saying that the mission success. Spacecraft Chandrayaan-3 is attempting to become the first to land on the Moon's South Pole. India is the first country in the world to land a spacecraft near the Moon's South Pole, a moment of history for the country. It was a tense final 6 minutes as it descended onto the lunar surface. Let's show you the moment. First of all, let's take you. The agency is celebrating the successful moon landing of its Chandrayaan-3 spacecraft. Okay, now India's lunar probe Chandrayaan-3 has landed on the Moon's South Pole. India is the first country to touch down on this part of the moon, which is believed to hold pockets. We begin with some historic news. India has become the first country in the world to successfully land a craft near the Moon's South Pole. Prime Minister Narendra Modi was watching the mission from South Africa and congratulated the team back home. सर, पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का लोग गौरव गान कर रहे हैं कि भारत धरती पर पहला देश, और ये तमाम देश है, बीबीसी से लेकर के CNN से लेकर के ऑस्ट्रेलिया, अल जजीरा से लेकर धरती के तमाम बड़े विकसित देशों की मीडिया थी। और यहां ये कह रहे हैं गोदी मीडिया, मतलब इन्हें भी अब इंटरनेशनल गोदी मीडिया साबित कर देंगे खैराती। और इस सब के बीच में राहुल गांधी लद्दाख में चीन का गाना गा रहे हैं, इंडिया का कब्जा कर लिया, इंडिया का कब्जा कर लिया। ठीक है, हेलो, बिल्कुल आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, आ रही हाँ। मरीज जी, राहुल गांधी देखिए, उस पिछले जब से 2008 में साइन करके आया, पिछले 15 साल से उसका दिमाग खराब है। और वो चीन परस्त थी, वो एक तरह से चीन का ही अघोषित नागरिक हो, जैसे हमारे NRI होते हैं ना, नॉन रेजिडेंट इंडियन, ऐसे वो NRC है, वो समझिए नॉन रेजिडेंट चाइनीज है। वो इंडिया में रह रहा, वो चीन का ही समर्पित हो गया, उसी के प्रति पूरी तरह समर्पित है। मनीष जी, वो अभी तक उसने चीन के बारे में जितनी भी बातें की हैं, उनमें कोई तथ्य उसके पास जब जाता है, मुझे फलाने ने बताया, कभी कहता है आतंकवादियों ने बताया, कभी कहता है सैनिकों ने बताया, अब वो लद्दाख में कह मुझसे कुछ लोगों ने बताया। कोई तुम्हारे पास कोई तथ्य, कोई जिम्मेदार आदमी, कोई राहुल गांधी के पक्ष में उस पूरे लद्दाख में टहल रहा है, पूर्व सैनिकों से मिला, और जो इस समय तैनात है उनसे भी मिला ही होगा ये, उनमें से वहां का कोई पत्रकार, वहां का कोई अधिकारी, प्रशासन से जुड़ा हुआ व्यक्ति या राजनीति से ही जुड़ा हुआ व्यक्ति बनी, एक भी कोई जिम्मेदार पद पे बैठा व्यक्ति तो इसके पक्ष में बोला नहीं। ये सुबह निकलता, शाम को घूम के आता, मुझसे लोगों ने बताया। कौन लोगों ने बताया तुमको? हमारे यहाँ इसकी बात को झुठलाने के लिए देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि चीन के दांत खट्टे हैं, चीन सीमा से दूर है। देश की सेना कह रही है, तो हम देश के प्रधानमंत्री पे विश्वास करें कि देश की सेना पे विश्वास करें, देश के सेनाध्यक्ष पे विश्वास करें, या इस आदमी को जो सवेरे निकलता है, शाम को घूम के आता है, कहता मुझे लोगों ने बताया। तो ये लोगों ने बताया, ये तो अजीब सी बात हो गई। मुझे भी लोगों ने बहुत कुछ बताया है सोनिया गांधी के बारे में, मुझे लोगों ने बहुत कुछ बताया राजीव गांधी के बारे में, और लोगों ने बहुत कुछ बताया है इस राहुल गांधी के भी बारे में। तो क्या उसको सार्वजनिक कहने लगूं? अगर ये या तो ये सिद्धांत बन जाए, ये तय हो जाए कि लोगों ने जो बताया उसी को सच माना जाएगा, तो फिर लोगों ने सोनिया गांधी के बारे में बहुत कुछ बताया और बहुत कुछ बताते हैं और बहुत कुछ बताते रहेंगे। तो ये लोगों की बात अगर राहुल गांधी करेगा तो बड़ा महंगा पड़ेगा कांग्रेस को भी, और इस राहुल गांधी को खुद, और इसके पूरे परिवार को, खानदान को, क्योंकि इसके परिवार में कोई ऐसा है ही नहीं जिसके बारे में लोग ना बताते हो। चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा के बारे में बताते हो, रॉबर्ट वाड्रा के बाप के बारे में बताते हो, रॉबर्ट वाड्रा की माँ के बारे में भी बहुत लोग बहुत कुछ बताते हैं। ये तो क्योंकि उत्तर प्रदेश का, मुरादाबाद का यूट्यूब पे उपलब्ध भी है सर।
हाँ, तो ये जो लोगों ने कहा, तो लोगों ने कहा नहीं, ये एक जिम्मेदार पार्टी का जिम्मेदार नेता है, ये जिम्मेदार है नहीं, लेकिन उस पार्टी का तो जिम्मेदार है, तो उस पार्टी के जिम्मेदार नेता है, तो ये जरा जिम्मेदारी से बात करे। ये लोगों ने कहा जैसे पान की दुकान पे, शराब के ठेकों पे या चाय की दुकानों पे लोग गप होती है सुबह शाम कि अरे यार फलाना कह रहा था, अफवाह जैसे उड़ाई जाती है, ये उस टाइप की सड़क छाप राजनीति कर रहा है मनीष जी। ये बड़े गया। और सबसे खास बात है कि ये देश की सीमा को लेकर कर रहा है, देश की सेना को लेकर कर रहा है, देश की सरकार को लेकर कर रहा है। तो ये इसकी ये सड़क छाप राजनीति अपने मोहल्ले में करे, अपने घर में करे तो ठीक है, लेकिन ये क्योंकि देश के लिए कर रहा है तो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और सरकार इस पे कैसे इससे निपटेगी ये सरकार को तय करना चाहिए। क्योंकि मनीष जी, लद्दाख में जाके जहां इतने क्रूशियल जो हमारा भारत चीन सीमा है, जहां समझिए -40 डिग्री -50 डिग्री में हमारे सैनिक तैनात रहते हैं रात दिन, वहां जाके मनोबल तोड़ने की बात कर रहा है। ये सीधे सीधे मनीष जी जो कुछ ये कह रहा है कि लोगों ने इसको बताया, तो लोगों ने इसको जो बताया उसका तो सीधा सीधा सार ये निकल रहा है मनीष जी कि वो जो सीमा पर तैनात है सैनिक, वो हरामखोर है। इसका मतलब वो झूठ बोल रहे हैं, हमारे देश का सेनाध्यक्ष झूठ बोल रहा है। और जब ये इस तरह की बातें कर रहा है, खुलेआम कर रहा है, इसके खिलाफ कोई बात नहीं हो रही, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, तो उन सैनिकों का मनोबल टूटता है मनीष जी, जो -40 डिग्री में अपना घर परिवार सब छोड़कर रात में पहरा देते हैं। तो ये आदमी कितनी धूर्तता में उतरा है, चीन परस्ती में पागल हो गया है, इसका इलाज बहुत जरूरी है। और या फिर इस देश की सरकार एक नियम बना दे कि लोगों ने बताया भी बात होगी, तो फिर इसके बाद हम लोगों को भी बात करना शुरू करें। और भाजपा के नेता, उनके मुंह में क्या दही जमा, क्या उनको भी लोगों ने बहुत कुछ बताया है, ये सोनिया गांधी के बारे में बताया है, क्वात्रोकी के बारे में बताया है, एक इटली के वो फुटबॉल प्लेयर जिसने सोनिया गांधी के बारे में इंटरव्यू दिया था, लोगों ने उसके बारे में भी बताया, यहाँ भी बताया है, और इटली के लोगों ने इटली में भी बताया है। तो ये राहुल गांधी भी लोगों ने बताया, इस पर बड़ा महंगा पड़ेगा, ये बहुत महंगा। लोगों ने एडवीना के बारे में बताया है, लोगों ने उस सन्यासी के बारे में बताया है जो चर्च में जाके जिसका बच्चा पैदा हुआ था, जिसके गठरी में नेहरू के लिखे हुए पत्र बरामद हुए थे, और जब वो बरामद देने आए तो आज तक उस बच्चे का पता नहीं चला कहाँ गया, चर्च ने गायब कर दिया। तो लोगों ने तो बहुत कुछ बताया है, और लोग बहुत कुछ बताते हैं, लोग बहुत कुछ बताते रहेंगे। तो ये जरा ढंग की बात करे, जरा पढ़े लिखे जिम्मेदार आदमी की तरह बात करे, और अगर इसको इसी तरह सड़क साफ बात कर दी तो अपने घर में करे। देश की सेना पर कीचड़ उछालने के लिए, देश पर कीचड़ उछालने के लिए अगर इस तरह बात करेगा, तो फिर ये एक अभियान शुरू हो कि लोगों ने बताया है, और उसमें फिर इनके कांग्रेसियों को मुंह छुपाते जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल, और ये वो लोग बता रहे हैं, जब इसमें तस्वीर आ रही है, और इस तस्वीर को लेकर के आज कांग्रेस के प्रवक्ता, जो आज के सबसे तेज तरार प्रवक्ता, सॉरी, भाजपा के सबसे तेज तरार प्रवक्ता है, वो मैदान में उतरे थे। ये फ्रेम अपने आप में, इस फ्रेम का अब तक कांग्रेस से जवाब नहीं है। इस पर मैंने कई बार विश्लेषण किया। राहुल गांधी उस समय में बउआ टाइप लग रहे हैं, कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। सोनिया गांधी फ्रेम में है, आनंद शर्मा है इस फ्रेम में, एक पहले नंबर के फ्रेम में आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे जो है, वो जो एक बड़ा सा तस्वीर है उसमें मनमोहन सिंह खड़े हैं। यहां देखिए कोने में भारत का प्रधानमंत्री एक घरेलू नौकर की तरह खड़ा है। राहुल गांधी चीन के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं उससे मिल रहे हैं, जो उस समय उपराष्ट्रपति थे, और एकदम से एक घरेलू नौकर की तरह राहुल गांधी, मनमोहन सिंह वहां खड़े हैं। आज लगातार इन सब चीजों, इस पे भी आपसे हम विश्लेषण करेंगे सर। ये जो नेहरू का क्रेडिट दे रहे हैं, आज हम पहले जरा बारी बारी सुन लेते हैं कि बीजेपी ने इस मामले को लेकर के कहा क्या है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में, और इन सब से बढ़कर बात की बात में चीन के बारे में आधारहीन और अनर्गल बयान देने के आदी हो गए। चीन के साथ इनकी सरकार के कैसे रिलेशन रहे और हमारे कैसे रिलेशन हैं, यह हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आने के बाद आप जाकर चेक कर सकते हैं, 2020 में बीजिंग के एक थिंक टैंक ने, जो वहां की गवर्नमेंट से रिलेटेड माना जाता है, उसने यह शब्द प्रयोग किया है कि चाइना इज पासिंग थ्रू इट्स वर्स्ट डिप्लोमेटिक आइसोलेशन पोस्ट तियानमेन स्क्वायर, यानी तियानमेन चौक के नरसंहार के बाद के दौर के सबसे बुरे कूटनीतिक अलग थलग पड़ने की स्थिति में चीन है। परंतु, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वहां के लोग कह रहे हैं,
परंतु मुझे समझ में नहीं आता है कि राहुल गांधी जी को बार बार चीन की बातों पर इतना प्यार क्यों उमड़ आता है। ये राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले हुए दान का एहसान है या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ हुए करार का इकरार है कि बार बार वो भारत सरकार से तकरार करने को तैयार रहते हैं। वो आकर ये कहते हैं कि लेह में घूम करके मुझे लोगों ने बताया अमुक अमुक चीज। ये कौन लोग हैं और कौन बताता है? और मजे की बात यह है कि ये जो लोग हैं ये स्वतः एक्सपोज हो रहा है, क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो उनका एग्रीमेंट हुआ उन्होंने नहीं बताया था, चाइना से फोटो आई थी। डोकलाम के समय इन्होंने चीन के राजदूत के साथ जो खाना खाया था इन्होंने नहीं बताया था, वहां से फोटो आई थी। और आज मैं आपके साथ बिल्कुल, मुझे लगता है कि त्रिवेदी जी सब कुछ आप ही की बात कह रहे हैं और सब कुछ एक तरह से इस पक्ष को भी सुन लें इनके, दूसरे इस विषय को उसका बाद हम एक साथ इसका विश्लेषण कर पाएंगे। कि श्री राहुल गांधी जी के परिवार ने डोकलाम युद्ध के समय चीन के राजदूत के साथ खाना ही नहीं खाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने समय में चीन की फौज को खाना और रसद भी पहुंचाया था। और ये मैं कोट कर रहा हूं, सेलेक्टेड नेहरू जी की 21 जून 1952 दिल्ली प्रेस क्लब में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र है। एंड आई कोट, पत्रकार का नेहरू जी से सवाल है कि पंडित जी क्या भारत ने चीन को चावल की सप्लाई की है? नेहरू जी का उत्तर है, चीन को बहुत अधिक मात्रा में चावल नहीं भेजे गए हैं। स्पेशल केस होने की वजह से हमने कम मात्रा में चावल भेजा है। जैसा कि आप जानते हैं, दुर्गम पहाड़ी इलाका होने की वजह से एक मुश्किल मार्ग है, यहां कोई भी काम आसान नहीं है। आगे सुनिए, लेकिन चीन की जरूरत को देखते हुए हमने बहुत मात्रा में चावल देने पर सहमत हुए हैं। यह चावल चीन की सेना के लिए बहुत जरूरी है और हम उन्हें जिंदा रखने में मदद कर रहे हैं, यद्यपि हम उन्हें तिब्बत के बाहर भी देखना चाहते हैं। अगेन आई एम कोटिंग सेलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू, सीरीज 2 वॉल्यूम 18। चीन की सेना जब तिब्बत में अत्याचार कर रही थी उस समय, और इसकी मैं बैकग्राउंड भी आपको बता देना चाहता हूं, उस समय जो चीन का नियरेस्ट शहर था, उस जमाने में आज की तरह तिब्बत में जाल नहीं था सड़कों का। चेंगडू से लगभग 2200 किलोमीटर दूरी थी लासा की, और भारत के तावांग से 240 किलोमीटर। भारत की तरफ से सड़कों की भी स्थिति अच्छी थी, क्योंकि शताब्दियों से व्यापार होता रहा था। वहां रसद पहुंचाना संभव था। चीन की सेना भूखों मरने की स्थिति में थी। तब इन महोदय ने जानते कितने चावल पहुंचाए थे, जिसको थोड़ा बहुत कर 3,500 टन, 3,500 टन चावल भेज के, और बकौल जवाहरलाल नेहरू वो कह रहे हैं कि उनको जिंदा रखने में मदद करना चाहते थे। कमाल है, ये चीजें तो कभी सर सामने ही नहीं आई, कभी सामने नहीं आई कि ऐसा पाप नेहरू का, और वो राहुल गांधी इस तरह से घृणित काम कर रहे हैं। नहीं मनीष जी, ये सुधांशु जी ने तो आज इसकी बात करी, इसके बाद का जवाब दिया, लेकिन उन्होंने आधी बात बताई। इसका परिणाम क्या हुआ? जो नेहरू ने जब चीन की सेना को 35,000 बोरा, 3,500 टन का मतलब मोटा मोटा मान लीजिए कि 35,000 बोरा चावल पहुंचा दिया, यानी 2-3 साल का समझिए भोजन पहुंचा दिया। उसका परिणाम क्या हुआ मनीष जी? उसका परिणाम ये हुआ कि ये 1952 का बता रहे हैं सुधांशु जी, और ये 1954 में अपने क्षेत्रीय अधिकारों का आत्मसमर्पण करना पड़ गया भारत को। यातुंग और ग्यात्से, यातुंग या ग्यात्से, यहाँ से अपनी सैनिक चौकियों को हटाना पड़ा, जो उसकी पुलिस, जो मिलिट्री की चौकी थी तिब्बत के अंदर। और तिब्बत में जो हमारी डाक की सेवा थी, टेलीग्राफ की सेवा थी, सार्वजनिक पब्लिक टेलीफोन की सेवाएं थी, वो हमको वापस करनी पड़ी। 1954 में तिब्बत से हमको चीन ने खदेड़ दिया, ये नेहरू के भेजी हुई रोटी खा के। तो ये जो नेहरू का पाप अभी बताया सुधांशु त्रिवेदी ने, ये मनीष जी ये 10% है। ये जब इसका परिणाम आप देखिए कि 1954 में तिब्बत से हमको चीन ने खदेड़ दिया, हमारी मिलिट्री चौकियां उखाड़ दी, हमारे पोस्ट ऑफिस उखाड़ दिए, हमारे टेलीफोन सेवाएं वहां से बाधित कर दी।
तो वो ये जो पाप था ये 10 गुना बढ़ गया। दर्शक मनीष जी जान लें कि एक बड़ा वैसा बताने जा रहा हूँ प्रकरण कि जो मानसरोवर मनीष जी हम लोग जाते हैं दर्शन करने, हमारे भारतीय, उस इलाके का जो पोस्ट ऑफिस था वो भारत का था। अब आप सोचिए, वो ये नेहरू के कुकर, ये आदमी 1952 में चीन के जवान जो भूखों मर जाते हैं ठंड में, उनको इसने 35,000 बोरा चावल पहुंचा के इतना मुस्टंड कर दिया और 1954 में भारत वहां से खदेड़ दिया गया। तो ये पाप जो है ये थोड़ा रह जाता, तो ये इसमें सुधांशु जी की बात में इतना आगे और जोड़ लीजिए कि ये केवल इतना ही पाप नहीं था। तो ये गांधी खानदान जिस संदर्भ में वो जिक्र कर रहे थे सुधांशु त्रिवेदी, जरा उस संदर्भ को समझिए कि ये गांधी खानदान चीन की भक्ति में आजादी मिलने के बाद ही लग गया था और भारत की पीठ में छुरा मार तब भी मार रहा था चीन की भक्ति में। ये राहुल गांधी आज बना ठना घूम रहा है, इसके बाप दादे भी यही कर रहे थे कि जिस चीन ने हमारे बाद में जमीन तो उसने 1962 में चीनी, पहले तिब्बत से। और मनीष जी तिब्बत हाथ से जाने का मतलब सब समझते हैं कि तिब्बत और हमारे और चीन के बीच में बफर जोन था, सीधे हमारी सीमा चीन से नहीं मिलती थी। ये चीन से हमारे भारत की जो सीमा जुड़ गई, इसका एकमात्र अपराधी, एकमात्र पापी, एकमात्र दोषी अगर कोई है तो उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू। ये अभी जो किस्सा हम लोगों ने बताया कि पहले खुद खदेड़ा वहां से और बाद में तिब्बतियों को भी खदेड़वा दिया। ये नेहरू उनको बड़बड़ बोरा 35,000 बोरे दे रहा था भोजन करने के लिए, क्या खाओ मस्ताओ और टूट पड़ो हमारे ऊपर। तो इससे बड़ा विश्वासघात, इससे बड़ी गद्दारी देश के साथ कहीं देखने को मिलेगी? तो ये बिल्कुल सही ये प्रकरण है। और मनीष जी क्योंकि बात चल गई है तो बता दूं कि 1962 का तो हम लोग मनीष जी बहुत कहते हैं कि वह 40,000, 38,000, 39,000 किलोमीटर ले ली चीन ने हमारी जमीन। एक और जमीन है मनीष जी, वो वहां पे दर्शक ये भी जान लें कि मनीष जैसे चीन के लिए नेहरू ने कहा था ना, जब महावीर त्यागी ने पूछा था, कांग्रेस के ही सांसद थे, जब संसद में पूछा तो नेहरू कहा था कि वहां कुछ उगता नहीं है, वहां जंगल झाड़ी घास का तिनका भी नहीं उगता। तो बता दूं कि उस समय कांग्रेस में ऐसे भी सांसद होता था कि महावीर त्यागी ने तब अपनी सर से टोपी उतारी थी, कहा उगता तो मेरे सर में भी कुछ नहीं, गंजे थे, वृद्धावस्था थी। तो मगर यहाँ पे तो नेहरू ये कह के बच गया था कि वहां कुछ उगता नहीं है। मनीष जी एक और एरिया है, दर्शक जाने के 22,000 वर्ग किलोमीटर, छोटा मोटा नहीं, 22,000 वर्ग किलोमीटर, और उसको धान का कटोरा कहा जाता है। वहां घास नहीं, वो समझिए सोना बोलती है वो जमीन। और वो जमीन थी कबाब घाटी, कबाब KABAW, कबाब घाटी मणिपुर की, जिसको नेहरू ने मार्च 1953 में मणिपुर को दे दिया। वो मणिपुर म्यांमार को, बर्मा को, मणिपुर की वो बर्मा को दे दिया। बोल गया था कि मणिपुर में वो जो जिसको धान का, जरा सोचिए मनीष जी 22,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन जहां धान पैदा होता था, पूरे पूर्वोत्तर नहीं पूरे देश के लिए वरदान होती, वो पूरे देश के लिए वरदान होती है। नेहरू ने वहां भी भारत की पीठ में चाकू मारा, बड़ी बेदर्दी से मारा। और ये वामपंथी लफंगे जो मीडिया में बैठ कर इतिहास की किताबें लिखते हैं, झूठ को लिखते हैं, इसको बताते हैं इतिहास, इन्होंने कभी जिक्र नहीं होता मनीष जी उसका। आप लोग एक दो बार हम लोग के दर्शकों ने पूछा कि कच्चा तीवू उस दिन प्रधानमंत्री ने उसका जिक्र कर दिया। वो 16-17 स्क्वायर किलोमीटर का एक द्वीप है, उसकी सामरिक महत्व है उसका, तो वो देना तो वो भी पाप था। लेकिन कहा वो द्वीप, और कहा ये कबाब घाटी 22,000 वर्ग किलोमीटर। तो ये समझिए एक तरह से पूरा निपटा दिया था उसने। जैसे चीन था उससे आधी जमीन, और ये यहाँ जंगल नहीं, इसको कहा ही जाता धान का कटोरा। तो सोच लीजिए कि नेहरू कैसे कैसे पाप करता था। एक कोको द्वीप था वो उसने दे दिया 1954 में, बताया ना, तिब्बत से सब वापस आ गए, हमारे पोस्ट ऑफिस थाने वगैरह सब वापस हो गए। और सबसे इससे बड़ा पाप मानिए जो इसने पंजाब के साथ विश्वासघात किया कि 1960 में जो वाटर ट्रीटी की पाकिस्तान के साथ, उसमें जो 6 नदियां, जो 5 नदियां कहते हैं कि पंजाब 5 नदियों से बना है, लेकिन उसमें 6 नदियां हैं, उनका पानी मनीष जी 80% 1960 में नेहरू समझौता कर रहा था अयूब खान से। सुनते हैं कि अयूब खान लड़कियां सप्लाई करने का बड़ा माहिर था, वो उसकी राजनीति का यही आसार था। अब इस समझौते में पता नहीं उसके इस गुण का कितना महत्व था, लेकिन फिलहाल 1960 में नेहरू ने 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया, जो भारत का था पानी।
जो पानी भारत का था वो 80% पानी, समझिए पंजाब के तो एक तरह से, पंजाब और हरियाणा के तो उनके भी पेट पे लात मारी, पीठ पे चाकू मारा। तो ये कुकर्म करने वाले जिसके वंशज रहे। और इससे अलावा मनीष जी, वो कांग्रेस की सरकार थी, खैर उसमें कहा क्या जाए, लेकिन गलती तो वो भी थी। उसमें लाल बहादुर शास्त्री थे, क्योंकि उसी में, मगर सब जानते हैं कि शास्त्री जी की मौत कैसे हुई। और आज भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कहता है कि उनकी हत्या हुई थी। उसके कारण क्या था मनीष जी? 8,500 फीट की ऊंचाई हाजीपीर का दर्रा भारतीय सेना ने जीत लिया था, भारतीय सेना के कब्जे में था, और वो ताशकंद के समझौते में वापस करना पड़ा था। तो शास्त्री जी कैसे मरे और क्या हुआ, ये सब जानते हैं। और जिनको थोड़ा बहुत वो संशय हो तो किताब पढ़ने से हो तो विवेक अग्निहोत्री की फिल्म देख लीजिए, ताशकंद फाइल्स, उसमें बहुत कुछ है। तो वो पाप तो वो सिर्फ समझ लीजिए कि यही है कि शास्त्री जी को यही हार्ट सदमा था कि ये पाप मेरे सर पे मर दिया गया। और क्या खेल था उसमें कांग्रेसियों का, उस पर हम लोग किसी बात कर चुके हैं। किसी दिन जब शास्त्री जी की पुण्यतिथि या जन्म तिथि आएगी तब बात करेंगे उस पर। तो ये हाजीपीर दर्रा इन्होंने पाकिस्तान को, जरा सोचिए मनीष जी आज की तारीख में कि 8,500 फीट की ऊंचाई पे भारतीय सेना बैठी होती, पाकिस्तान की आधी ताकत खत्म हो जाती, चीन के होश ठीक रहते, लेकिन वो वापस कर देना पड़ा। तो इस तरह के पाप ये करते रहे। 1972 शिमला समझौता तो सब जानते हैं, लेकिन ये जरा सोचिए कि ये इन पापों के जिक्र कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। और इस राहुल गांधी को कौन आईना दिखाएगा यहाँ के खैराती और वो वामपंथी लफंगे, वामपंथी गुंडे, वामपंथी सड़क छाप, जो जो जिनका इतिहास से कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ झूठ लिखते रहे इस देश की किताबों में, पाठ्य पुस्तकों में, वो कभी इसका जिक्र नहीं करते। बिल्कुल। और ये सब कुछ तस्वीरें नेहरू की वायरल हो रही है, वो तस्वीर भी कि वो कुत्ता लेकर के किस तरह से एरोप्लेन से उतरते थे और भारत के वैज्ञानिक क्या संघर्ष करते थे। आज तो कांग्रेस उसने के दिखाई अपने था। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से सर कई नेताओं को सिगरेट पीते हुए दिखाया कि ये सब भी सिगरेट पीते थे। लेकिन ये जो तरीका है नेहरू का, ये जैसे कि उस कुछ लोग जो है, मान लीजिए कि राजेंद्र बाबू तो खैनी खाते थे, लेकिन उसकी तुलना इसे जस्टिफाई करने के लिए कि अय्यास राहुल इसके जस्ट, आज आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से भारत के कई नेताओं को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, सरदार पटेल को, कई लोगों को इसलिए बदनाम कि ये क्या नेहरू पीते तो सिगार क्या हो गया, इस तरह से अय्याशी करते थे। नेताजी भी करते थे, सरदार पटेल भी करते थे, और इस तरह से उन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है। कांग्रेस, आपको नहीं लग रहा कि जिस तरह से राहुल मूर्खता कर, अब जैसे कि वीकडे है, वो कह रहे हैं कि मनीष जी, मुझे तो सतीश जी एक शिकायत है कि वो कैसे बोल सकते हैं कि राहुल गांधी पढ़े लिखे की तरफ बात नहीं कर सकता। वो तो हम लोग सब जानते हैं कि वो पढ़ा लिखा गंवार है। खैर इन्होंने मजा लिया है, लेकिन ये चीजें, अब इसके खानदान से तो कोई ग्रेजुएट नहीं है, ये खुद भी फेल है, बाप भी इंटर पास है, दादी भी। लेकिन ये लोग कह रहे हैं आज के डेट में लगातार पढ़े लिखे प्रधानमंत्री, एक परसेप्शन, आपको नहीं लगता, षड्यंत्र क्रिएट करना। लेकिन इससे भी आगे आकर के सर राहुल गांधी जो खेल कर रहे हैं चीन को लेकर के, इसका जवाब जो आज त्रिवेदी जी ने दिया, सुधांशु त्रिवेदी ने, उसका जवाब कांग्रेस देती क्यों नहीं है? सही बात उन्होंने कही कि वो तस्वीर भाजपा भी, कांग्रेस ने या भारत की तत्कालीन सरकार ने कभी चीन के साथ समझौते का जिक्र नहीं किया। मुझे याद है वो फोटो लीक करी गई थी, महेश जेठमलानी के ट्विटर हैंडल पे मैंने पहली बार देखा था, और वहां से हमने वहां शो किया था कि कांग्रेस अपने किस पाप को बचा करके चीन के एजेंडे से में घूम रहा कर रही। मैं मनीष जी इस पे आता हूँ, जरा वो जवाब दे दूं जो आपने कहा ना कि आज बहुत से नेताओं के फोटो ट्वीट किए हैं कांग्रेस ने कि सिगरेट पीते हुए। अंतर है जो अभी आप मनीष जी जिक्र आपने किया कि जो नेहरू जिस अंदाज में सिगरेट पी रहा है, भगा के सिगार, तो 60 और 70 के दशक में विलेन हुआ करता था के.एन. सिंह ऐसे सिगरेट पीता था, प्राण ऐसे सिगार पीता था, अजीत ऐसे सिगार पीता था। जबकि फिल्मी पर्दे पे राजेश खन्ना भी सिगरेट पीते थे, संजीव कुमार भी सिगरेट पीते थे, लेकिन जमीन आसमान का फर्क होता था कि जैसे के.एन. सिंह और प्राण आते थे, लोग गाली देने लगते थे उनके सिगरेट के छल्ले देख के। तो जिन नेताओं की आज ट्वीट की है फोटो कांग्रेस ने, उनमें और नेहरू की इस सिगरेट वाले फोटो में वही फर्क है जो प्राण और संजीव कुमार की फोटो में फर्क होता था। ये कांग्रेसी समझ ले। तो सिगरेट पीना तो बहुत से लोग, भाई खुद ही पीता हूँ, लेकिन इस तरह से तो मैंने भी आज तक नहीं पी। इस तरह से सिगरेट जब मैं स्टूडेंट लाइफ से मेरी आदत पड़ गई, लेकिन ऐसे होठों में फंसा के सिगरेट ये लफंगे पीते, गुंडों का, जिनके वास्तव में क्या कहूं उनके लिए। अब जो है मनीष जी आपने बात करी
चाइना का क्या था मनीष का? नहीं, वो ये कहना था कि बॉर्डर पे जा करके जब बार बार जब प्रधानमंत्री विदेश में होते हैं, ये चाइना एंगल या तो विदेश में जाके खेलता है हाँ। या फिर बॉर्डर पे जाकर के, ये टाइमिंग हाँ। इसका। और जब भारत कितनी बड़ी उपलब्धि है, उन चीजों का जिक्र ना हो और चीन चीन करके षड्यंत्र क्या है इसका? नहीं मनीष जी, ये मैंने कहा था कि ये एनआरसी है, जैसे हमारे एनआरआई है पूरी दुनिया में, ऐसे ये एनआरसी है इंडिया में, नॉन रेजिडेंट चाइनीज। ये चाइना का मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, कोई एनआरसी है, एनआरआई भ्रम ना पाले। सतीश जी पॉजिटिवली अपनी एनआरआई की तुलना कर रहे हैं कि वो दुनिया के किसी भी देश में रह करके भारत के लिए सोचते हैं। तो कहीं चूंकि इस कमेंट को कुछ लोग गलत ना ले लें, इसलिए कि ये हमारे एनआरआई के सम्मान में सतीश जी कह रहे हैं कि भले कहीं भी हो उनकी आस्था भारत में है। नहीं वो समझ रहा हूँ कुछ बात को, वो समझ रहा हूँ। जैसे आपकी भारत में आस्था है, वैसे इसकी आस्था चीन में है, ये समझिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये नागरिक चीन का है, ये आ गया है इंडिया में ये। तो ये मनीष जी इसका कोई बहुत मतलब इसके क्या कहूँ, इसको सिवाय फिर गाली देने के और कोई दूसरा चारा नहीं है। और आज मगर आज एक बड़ा अच्छा हुआ है मनीष जी, एक क्योंकि हम लोग 2 मिनट से ज्यादा का वो वीडियो काट के डाल नहीं सकते, कि आज भाजपा ने, ये सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हम औपचारिक रूप से आधिकारिक तौर पे हम ये पूछ रहे हैं कांग्रेस से कि वो बताए कि वो जो समझौता 2008 में किया था उसमें क्या क्या शर्तें थी, कौन कौन सी शर्तें थी, और उसको उजागर क्यों नहीं कर रही कांग्रेस। तो ये मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हुआ कि भाजपा ने अपने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछा है। अब इसका जवाब कांग्रेस को देना है। ये मगर मनीष जी ये बात आई गई होगी, खैराती कहीं उसका जिक्र नहीं कर रहे हो, खैराती कभी इसका पूछते भी नहीं कि तुम क्या कर, कांग्रेस प्रवक्ताओं से नहीं पूछते। तो ये मगर सोशल मीडिया पर इसको जमकर ट्रेंड करिए कि बताओ चीन में क्या समझौता किया था, ये सबसे खास बात है।